गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 7 मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम करेंगे। ओके। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मींस ऐसा सिस्टम जो किसकी तरफ ध्यान दे, मटेरियल को हैंडल करना। देखिए, मटेरियल हैंडल करने का मतलब क्या है कि आपको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना या पैक करना, वो सब मटेरियल हैंडलिंग में आता है। ठीक है। यूजली अगर हम अपने घर की बात करें तो राशन हम घर पे लेके आते हैं, तो हम एक साथ सारा राशन नहीं बनाते हैं, हम उस राशन को पहले स्टोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको स्टोर करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करते हैं। सेम मटेरियल हैंडलिंग में ऐसा है कि हम मटेरियल को स्टोर कहीं और करते हैं, और जब हमें मशीनिंग करनी होती है तो वहाँ से मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये मटेरियल हैंडलिंग में आ जाता है। या फिर उसको पैक करना, सामान बनने के बाद लाइक जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसे पैक करना, वो भी आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में आता है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। तो देखिए, मटेरियल हैंडलिंग है क्या? इट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस इन्वॉल्विंग द मूविंग, मतलब एक पार्ट को या रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या मूव करवाना, पैकिंग, उसको पैक करना, एंड स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंस इन एनी फॉर्म, किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करना किसी भी फॉर्म में। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, आप एक लकड़ी लेके आए, ठीक है, उसको रखा, स्टोर किया। उसके बाद उस लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, आप शॉप में लेके गए जहाँ उसको, एक लकड़ी को किस में कन्वर्ट करना है, गेट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ लेके गए, अब उसको कन्वर्ट किया। ठीक है। अब वहाँ उसे कुछ देर स्टोर करके रखा। फिर जब वो आपका फाइनली जो आप उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे दरवाजे बनाना चाहते हैं, तो फिर वो दरवाज़ा बन जाएगा, तो फिर आप उसको दरवाजे की फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो किसी भी फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करना, पैक करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल हैंडलिंग। अब सवाल है, ये मटेरियल हैंडलिंग करते कैसे हैं? देखिए, मटेरियल हैंडलिंग हम करते हैं कुछ इक्विपमेंट से। ओके। कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम मटेरियल हैंडल करते हैं, और यूजुअली वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बेसिकली ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है। हैंड पैलेट ट्रक, स्ट्रैकर, ड्रम इक्विपमेंट। नाम आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आपको जो नाम आपके सब्जेक्ट में आएंगे वही आपको नाम याद रखने हैं, बट आप देख के बता सकते हैं कि इनका काम क्या क्या हुआ है। जैसे फर्स्ट, ये देखिए, ये जो फर्स्ट आपको यहाँ शो हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं हैंड पैलेट ट्रक। ठीक है। ये जो सेकंड है, इसका हम बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन। यूजली ये कहाँ यूज़ होती है? जब हम एक हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को पहुँचाना हो। ओके। ये यूजली मटेरियल हैंडलिंग कार्ट है, जो हैवी ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके। मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है और आपके पास बहुत वजनी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको एक से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस में अगर आप उसको लेके जाओगे ऐसे ही हाथों से उठा के, तो कहीं ना कहीं उसमें टूटने के या कहीं गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमेशा। ठीक है। ह्यूमन फेलियर होना ज़रूर, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ह्यूमन फेलियर के। बट आप मशीन के थ्रू अगर लेके जाओगे तो बड़ी इजीली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और देखिए, ये भी आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है। हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में ये आपकी हेल्प करते हैं। इनमें सब में देखिए व्हील लगे हुए हैं। ये व्हील का फ़ायदा होता है, आप हैवी ऑब्जेक्ट को इनके प्लेटफॉर्म पे रखते हो और फिर व्हील की मदद से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। ये देखिए, आपकी मटेरियल हैंडलिंग कार्ट, ये एक तरीके की कार जैसी है। यहाँ फ्रंट वाला जो पार्ट है, यहाँ हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं और यहाँ से इसको हैवी ऑब्जेक्ट को आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ ये जो बॉक्सेस है आपको दिख रहा होगा, कार्ट ने ये बॉक्स एक पर्टिकुलर हाइट पे भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म था ना कार्ट का, ये यहाँ नीचे से ऊपर तक जा सकता है। ठीक है। मतलब ये ज़मीन पे
और थोड़ा हाइट पे भी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखना हो तो इसकी मदद से रख सकते हैं। ये कुछ और आपके हैंडलिंग इक्विपमेंट है, देखिए। ओके, ये देखिए आपका मैनुअल केज रैक ट्रॉली, मतलब अगर एग्जांपल दूँ सब्सटेंस का तो हम इनमें जूते रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना किसी ऐसे इक्विपमेंट जिससे हमारा काम आसान और बेटर हो जाए, वो हमारे मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम ड्रम्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, आपको पता होगा कि ये ड्रम्स कितने हैवी होते हैं। इन हैवी ड्रम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हम किसके थ्रू करते हैं, ड्रम लोडर, ये ड्रम कैरेज, इनकी मदद से हम लेके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर किसी एक हाइट पे अगर कुछ मटेरियल को पहुंचाना हो, ठीक है, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना हो। ये देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका कन्वेयर बेल्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से किसी भी पॉइंट से, जैसे आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये आपका मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। आपको मेट्रोज़ में पता होगा कि जब आप मेट्रो में एंट्री करते हो तो उस समय मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते हैं तो वहाँ आप अपने बैग को स्कैनर में स्कैन करवाना पड़ता है, और उस समय आपके ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट है जिससे आप बैग स्कैनर के थ्रू पास होता है। ये देखिए ऑटोमोबाइल्स में भी आपका मेटेरियल हैंडलिंग का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ ना अलग अलग शॉप्स है, ये आपका एक है, इसके पीछे एक और है, फिर ऐसे अलग अलग शॉप्स है, इनमें गाड़ी जाती है और हर शॉप में गाड़ी का एक एक काम होता है। जैसे शायद यहाँ ये इंजन के ऊपर काम कर रहा हो तो यहाँ सिर्फ इंजन का काम होगा, इसके पीछे शायद वो बॉडी शॉप का काम होगा। ठीक है, तो हर पार्ट में अलग अलग काम होता है, और यहाँ ऊपर बेसिकली एक बेल्ट होती है जिसके थ्रू ये आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका फ़ायदा हुआ कि सोचो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आते आते कार में सारे इक्विपमेंट जो भी लगाने हो हमारे लग जाएंगे, तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, और देखिए अगर ये नहीं होता तो हमें एक कार को वहाँ से यहाँ धकेलना पड़ता। ठीक है, तो फ़ायदा हुआ कि जो बिना बात की जो मैन पावर है वो हमें इसमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए कन्वेयर बेल्ट विच इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ये रहे हमारे मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ये आपका यूजुअली अगर थोड़ा हाइट पे आपको भेजना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हाइट पे अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो आप इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये कुछ और आपके मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। कोई भी आपके हैवी सामान जैसे कि आपके टूल्स हो, तो आप सारे टूल्स को इस पर रख के और आगे जहाँ ट्रांसपोर्ट करना हो वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको इसका शायद देख के अंदाज़ा लग रहा हो कि यूजली हम या होटल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है। ओके, सो ये सब हमारे हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इन सब के क्या क्या काम हैं, और आपने कहीं ना कहीं मूवीज़ में, वीडियोस में, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ये इक्विपमेंट ज़रूर देखे होंगे और इनकी वर्किंग भी। ओके, सो आई थिंक आपको इन इक्विपमेंट को देख के एक चीज़ तो पता लगी होगी कि ये बेसिकली हमारे लिए काम क्या करते हैं। सबसे पहला काम तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का है, एक जगह से दूसरी जगह हैवी सामान को पहुंचाना। दूसरा अगर काम देखें तो ये हमारे काम को आसान कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। ओके, और अगर हम देखें तो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला, ये हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के ज़्यादा काम आता है। ओके, यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारे मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो है कि इसमें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस अगर हम किसी एक
ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए 4-5 बंदों को ले रहे हैं, और यहाँ में सिर्फ एक गो कार्ट की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये लिफ्ट कार। अगर वही ऑब्जेक्ट जो ये कार्ट है लेके जा रही है, एक कम से कम हमें 6 या 7 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको उठाने के लिए। ओके, तो यहाँ हमारा जो लेबर कॉस्ट हो जाती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्टोरेज हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट जो भी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेबर्स को लेके आना, उनसे सामान ट्रांसपोर्ट करवाना, उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, कोई भी ह्यूमन है उसका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ नहीं होता क्योंकि उसे हैवी ऑब्जेक्ट उठानी ही नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मींस जब भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो वो आपके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि आपको सिर्फ हैंडलिंग इक्विपमेंट की मदद से उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है। ओके, लाइक एक एग्जांपल है, मशीन आपकी ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है, एक एरिया में, और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपका एक गोडाउन है जहाँ सारा का सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो वहाँ से यहाँ इक्विपमेंट लेके आना या वो रॉ मटेरियल लेके आना हम हैंडलिंग इक्विपमेंट के थ्रू लेके आ सकते हैं। ओके, और टू मिनिमाइज एक्सीडेंट, सो इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव ही लिखने हैं, जैसे कि कट डाउन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नेक्स्ट रिड्यूस हैंडलिंग कॉस्ट, नेक्स्ट मिनिमाइज एक्सीडेंट्स, नेक्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, मीन्स एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम उसमें जितने भी लॉसेस हैं ना उनको ख़त्म कर देते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। जितने भी हमारे नुकसान हैं, जहाँ हमारा बेसिकली ऐसा टाइम, आइडल टाइम, नेक्स्ट रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट और रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, मीन्स मटेरियल की कॉस्ट और उस पर लगने वाले एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो सब रिड्यूस हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक मटेरियल हैंडलिंग। क्या क्या सिद्धांत है, किस किस सिद्धांत पे हम मटेरियल हैंडलिंग जो करते हैं। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है प्लानिंग प्रिंसिपल। देखिए, प्लानिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग प्रिंसिपल मींस अगर आपको कोई भी मटेरियल हैंडलिंग करनी है तो उसकी प्लानिंग आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपको वो जो मटेरियल हैंडलिंग जो भी इक्विपमेंट है उनको तैयार कर सको, और उसको यूजुअली कैसे यूज़ करना है, कौन यूज़ करेगा, कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग में की जाती है। देखिए, प्लानिंग करने का एक मोटिव और ये है कि अगर हम पहले से प्लानिंग करेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर रहेगी कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ले जाना है और कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हमारे काम आएगा। ओके, दूसरा, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान प्लानिंग में देना पड़ता है कि कब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करें। ठीक है, कौन ट्रांसफ़र करेगा, कैसे ट्रांसफ़र करेगा, और किसको ट्रांसफ़र करेगा, ये सब हम प्लानिंग में करते हैं। इसमें लिखते हैं, इट इज़ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग in which in which activities should be planned in advance. Activities should be planned in advance. It helps to reduce production cost. It helps to reduce production cost. Next point में लिखना, it reflect strategic objective of organization। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाता है ऑब्जेक्ट को कैसे और कब और कहाँ लेके जाना, वो सब इसी में हम प्लान करते हैं। और एक और पॉइंट में लिखना, द प्लान डेवलप बिटवीन द प्लानर एंड यूजर। ओके, और एक लाइन आगे लिखना है इसमें, मटेरियल हैंडलिंग प्लान डिफाइन द मटेरियल एंड द मूव्स। मूव्स मतलब
कब और कहाँ हमें मटेरियल को लेके जाना है, ब्रैकेट में लिखना व्हेन एंड वेयर। टुगेदर दे डिफाइन द मेथड, टुगेदर दे डिफाइन द मेथड, हाउ एंड हु। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक अगर मैं मतलब बताऊं तो बेसिकली इसमें वेराइटी का कम करना ही स्टैंडर्डाइजेशन। हमारे बहुत सी चीज़ें स्टैंडर्डाइज है। एक स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे मोबाइल के जो चार्जर्स है वो सारे के सारे स्टैंडर्डाइज है। हमारे पास 2 या 3 चार्जर्स के टाइप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हम उन चार्जर की मदद से नंबर ऑफ़ मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हैं। अब सोचिए हर मोबाइल का अलग अलग चार्जर होगा हर मोबाइल का, तो एक नुकसान क्या होगा कि सबका जो मोबाइल का या चार्जर बनाने का जो खर्चा हो जाता है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ बेसिकली मोबाइल कंपनीज ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है चार्जर्स को, जिससे कि आप एक चार्जर की मदद से कोई भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा काम तब आती थी जब नोकिया के मोबाइल वो पतले पिन के चार्जर यूज़ होते थे ना, हर कोई मांगता था पतले पिन का चार्जर आपके पास वो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। ओके, एक और स्टैंडर्डाइजेशन का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपके जो नट एंड बोल्ट होते हैं ना, यूजुअली हर चीज़ों के जो नट एंड बोल्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्पेसिफाइड है, मिनिमम आपके 15 या 20 साइज़ के नट होंगे। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वही वही साइज़ के नट यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल दूं तो आपके जो सेम सीसीज की बाइक होती है उन सब के जो टायर होते हैं उनका साइज़ लगभग सेम स्टैंडर्ड का होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका एक पर्टिकुलर बाइक एग्जांपल लूँ स्प्लेंडर, तो उसके अगर टायर नहीं मिलेगा तो आप कोई दूसरी बाइक का टायर उसमें नहीं लगा सकते हो। आप बेशक लगा पाओगे, इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो जो टायर है वो स्टैंडर्डाइज बनाए गए हैं, जिससे कि वेराइटी कम हो जाती है। एक बार टायर बना दिया तो वो सिर्फ टायर ऐसे नहीं कि अपाचे के लिए ही बनाएंगे या फिर आप किसी पल्सर के लिए बनाएंगे या फिर आपके किसी डिफरेंट बाइक के लिए या किसी और ब्रांड के लिए बनाएंगे। वो सिर्फ टायर बनाते हैं स्टैंडर्डाइज करके कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होगा, ये सेकंड स्टैंडर्ड के लिए, ये थर्ड स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के लिए हम टायर या किसी भी इक्विपमेंट को बनाते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा होता है वैरायटी का कि जो वैरायटी है वो कम होगी। अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं, आईफोन का जो मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक पर्टिकुलर मोबाइल ही यूज़ होता है, वो चार्जर यूज़ होता है चार्ज करने के लिए। ओके, उसका फ़ायदा भी है चलिए, बट नुकसान भी है कि अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आप उसको चार्ज नहीं कर पाओगे, तो स्टैंडर्डाइज नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी आपके सामने। तो लिखिए स्टैंडर्डाइजेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन मीन लेस वेराइटी and customization in the method and equipment employed। ओके, इसमें आगे लिखना स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाइज टू साइज ऑफ कंटेनर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट। बेसिकली आपको पता होगा आपके जो घर के जो बर्तन होते हैं लगभग, या फिर जो घर में जो जिनमें हम राशन वाशन रखते हैं, इनके जो डब्बे होते हैं वो साइज़ उनके कॉमन से होते हैं, सबके घर में लगभग कॉमन होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अगर वो अलग अलग साइज़ के बनाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो स्टैंडर्डाइज बनाएगा। ये कंटेनर्स हो गया या प्रोसीजर हो गया, सबको प्रोसीजर सबके स्टैंडर्ड होते हैं, घर बनाने का प्रोसीजर। ठीक है, पहले बेस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, उसके बाद लेयर बाय लेयर घर बनाया जाए, तो सबके जो प्रोसेस होते हैं वो सब स्टैंडर्डाइज होते हैं एक जैसे, डिफरेंस बहुत माइनर सा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आगे लिखना स्टैंडर्डाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी कॉम्पैटिबल। ओके, मस्ट बी कॉम्पैटिबल। ठीक है, मीन्स जो स्टैंडर्डाइज जो हम कर रहे हैं वो कंपैटिबल भी हो। ऐसा नहीं कि जो भी प्रोसीजर हम यूज़ करें, कोई भी प्रोसीजर हो और वो प्रोसीजर हमारा इक्विपमेंट या मशीनिंग में हमारा कामयाब ना हो, तो जो भी हम प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपका ऐसा हो जो कॉम्पैक्ट हो, जिसको सभी लोग यूज़ कर सकें। ओके, नेक्स्ट लिखना स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल। स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मान लेते हैं हमारा एक
गोडाउन है, ये शेप होती है गोडाउन की। अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले उसको ज़मीन पे और देन हम उसको हाइट पे रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम कभी ऐसा नहीं करते कि ज़मीन पे सारा ऑब्जेक्ट को रखने के बाद फिर दूसरे कमरे पे जाते हैं, नहीं। इसका रीज़न ये होता है कि हम स्पेस को अच्छे से यूज़ करें। ओके, हम स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करें, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेस इक्विपमेंट। और भी आपने देखा होगा, घर में हम बर्तन रखते हैं तो हम बर्तनों को इस तरीके से रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हमारा यूज़ हो। ठीक है, और बिना वजह का कोई स्पेस आपका ख़राब ना जाए। तो स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब है जो भी आप हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करो या कोई भी आपका वर्क एरिया हो, उसमें स्पेस कोई भी ख़राब ना जाए, उसको आप एफिशिएंटली यूज़ करो। मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस यूज़ करो। यूजली घर बनाने के लिए हम कभी भी कोई ऐसा स्पेस खाली नहीं छोड़ते, ऐसा सोचते कि चलो ये एरिया छोड़ देते, इस पे घर नहीं बनाते। यूजली हम उस एरिया को यूटिलाइज कर देते हैं। तो इसमें लिखना, इसमें स्पेस इज मटेरियल हैंडलिंग इज 3 डायमेंशन एंड देयरफॉर इज काउंटेड एज क्यूबिक स्पेस। देखिए, ये जो हमने स्पेस लिया 3 डायमेंशन में है ना, क्यूबिक की फॉर्म है। क्यूबिक मीन्स आप लेंथ ब्रेथ में तो ऑब्जेक्ट को रखोगे ही नीचे, प्लस में हाइट भी प्रोवाइड करोगे इसे। और लिखना, इन स्टोरेज एरिया objective of maximizing storage must be balanced against accessibility and selectability. Okay, next लिखना, the use of overhead space should be considered as option. Okay, ऐसा स्पेस जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम घर के अंदर जो हमारा किचन होता है उसमें बर्तन रखते हैं। ठीक है, अब बर्तन के ऊपर हम दूसरा बर्तन रख देते हैं, ये किस लिए? स्पेस बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है लाइफ साइकिल कॉस्ट प्रिंसिपल। बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी आपका हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसमें टोटल क्या कॉस्ट लगी है और क्या क्या उसके अंदर पैसा स्पेंड हुआ है, उसको प्रोसीजर में कहाँ से, जब से हमने उसे पैसा लगाया था कहाँ तक, जब तक उसे रिप्लेस किया गया, तो शुरू से लास्ट तक उसमें क्या कॉस्ट, कितना मनी हमने स्पेंड किया है, ये हमारा बेसिकली लाइफ कॉस्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम बताते हैं। तो इसमें लिखिए, लाइफ cycle cost include all cash flow that will occur between the time the first money is spent to the plan until the equipment is totally replaced। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक उस पर कितना खर्चा किया गया है वो हमारा लाइफ साइकिल में हम देखते हैं। आगे लिख लीजिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट इंक्लूड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया हमने, इंस्टॉलेशन, कितना इंस्टॉल करने पर खर्चा लगाया, ट्रेनिंग, सिस्टम टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ओके, तो बोल सकते हैं हमने एक इक्विपमेंट खरीदा और ख़रीदने के बाद हमने सिर्फ ये चेक किया कि शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें कितना खर्चा लगा है, तो वो खर्चा भी हमारे लिए ऐसा हो कि वो लिमिट से ज़्यादा ना हो, कि हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम उस खर्चे पर प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल ना हो। नेक्स्ट लिखना इसमें, प्लान फॉर प्रिवेंटिव एंड predictive maintenance, plan for preventive and predictive maintenance should be prepared for
इक्विपमेंट। देखिए आपको पता होगा प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मीन्स ऐसी मेंटेनेंस जो पहले हम जिसे या तो प्रिवेंट कर सके या प्रिडिक्ट कर सके, ये सब हमें पहले ध्यान देना है ताकि यूजुअली हमारी जो कॉस्ट है जितना कम से कम हो सके। ओके, कोई भी हमारा इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस हम टाइम टू टाइम करें जिससे कि उसकी लाइफ ज़्यादा हो। नेक्स्ट लिखना इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल। देखिए इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो भी ये जो इक्विपमेंट है उससे वेस्ट नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्स है उनका वेस्टेज ना हो, नेचुरल रिसोर्स पे कोई फ़र्क ना पड़े या फिर वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना डाले। इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसमें लिखिए इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस stems from a desire not to waste natural resource and eliminate all the negative effect on the environment। ओके तो जितने भी नेगेटिव इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे वो सारे के सारे हम क्या करें, एलिमिनेट कर दें। इसमें लिखना environment impact should be considered while planning material handling। मतलब जो हमने सबसे पहला किया था ना, जब प्लानिंग हम करते हैं तो प्लानिंग करते वक्त ही हमें ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की तरफ हमें ध्यान रखना होता है। ओके सो ये आपके बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स थे। बाकी प्रिंसिपल आप सिर्फ पढ़ लेना, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वर्क प्रिंसिपल, नेक्स्ट यूनिट लोड प्रिंसिपल हो गया। ओके सेफ्टी प्रिंसिपल, सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए। इक्विपमेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल मीन्स कौन सा इक्विपमेंट हमें चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन करना। ठीक है, ये सब आपको एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो। बट मेन आपको अगर प्रिंसिपल पूछे जाए तो आपको ये 5 प्रिंसिपल याद रखने हैं।